कोई बात नहीं। आर्यन तुरंत मान गया। एक गुप्त एजेंट के रूप में वह गुमनाम रहकर एक मामूली चमचा बनकर नहीं रहना चाहता था। ब्लड मार्शल कबीले के उच्च पदों तक पहुंचने के लिए उसे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था और उन्हें पदोन्नति का एक ठोस कारण देना था। दरअसल अमर जगत पर आक्रमण करने वाले कबीले आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखते थे। उदाहरण के लिए 1000 मून माउंटेन एक प्रमुख साधना स्थल था। ब्लड मार्शल क्लैन द्वारा जबरन कब्जा किए जाने से अन्य कुलों में पहले ही काफी असंतोष फैल चुका था। तारों और चंद्रमा की रोशनी में नहाया हुआ शरीर दिन रात मजबूत होता रहा, जिससे दिव्य आत्मा का पोषण होता रहा। समय के साथ यह शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के कई समूह तैयार कर सकता है। उनकी क्षमता और प्रतिभा बेजोड़ होगी। महासागर जगत ने पहले ही इस पर्वत शिखर पर कब्जा करने की लालसा पाल रखी थी। विश्व रैंकिंग में वे रक्त जगत से कहीं ऊपर थे, इसलिए उन्होंने रक्त मार्शल कबीले को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आर्यन अपने आदमियों को लेकर पहाड़ से नीचे उतरा और सच में पहाड़ की तलहटी में महासागर लोक से लगभग 500 केकड़ों की एक सेना तैनात थी। इनमें से 9 विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के थे, जबकि बाकी सभी सहज स्तर के थे। इतनी कम सेना के साथ मेरे 1000 चंद्रमा पर्वत पर अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अकेले ही इन सबको खत्म कर सकता हूं। कविश ने तिरस्कार का भाव प्रकट किया। उसने पहले सोचा था कि ये विशालकाय केकड़े काफी मजबूत होंगे। कविश को अपने ही रैंक के प्रतिद्वंद्वियों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट विशेषज्ञ था। वंशानुक्रम। उसने स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र के 9वें स्तर पर साधारण विशेषज्ञों से भी भिड़ने का साहस किया। कविश, जल्दबाजी मत करो। युद्ध में हर लड़ाई में विजयी होने के लिए खुद को और अपने दुश्मन को जानना जरूरी है। कार्रवाई करने से पहले हमें उनके असली तुरुप के पत्ते उजागर करने होंगे। महासागर लोक की ये सेनाएं मूर्ख नहीं हैं। इतने सारे लोगों को भेजना शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि मौत को दावत देना है। ये तो खुद की गांड में लकड़ी डालने जैसा है। आर्यन की आंखें झपक गईं क्योंकि उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। यह पहली बार था जब वह सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध में उतर रहा था। उसके दिल पर जिम्मेदारी का गहरा बोझ था। इस बार वह अकेला नहीं लड़ रहा था। उसके साथ 100 से भी ज्यादा लोग लड़ रहे थे। अगर उन पर कोई खतरनाक हमला होता तो वह आसानी से अकेले बच निकल सकता था, लेकिन बाकी सब शायद मारे जाते और उनका एक भी अंग नहीं बचता। आर्यन, तुम कुछ ज्यादा ही सावधान हो रहे हो। झींगा सैनिकों और केकड़ा जनरलों के झुंड के साथ इतना सावधान क्यों रहना है? कविश ने ठंडी सांस ली, कुछ हद तक असंतुष्ट होकर। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने एक वेदी निकाली, एक बैल और एक भेड़ का वध किया और यज्ञ किया। फिर वेदी से धुएं का एक पतला सा गुबार निकला। यह पास की एक पहाड़ी से आया हुआ पर्वतीय भूत था। यह एक भटकती आत्मा थी जिसके पास मृत्यु के बाद जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए इसने एक छोटी पहाड़ी पर अपना अधिकार जमा लिया, एक मंदिर स्थापित किया और साधना शुरू कर दी। मैं हन्यू ढलान का पर्वतीय भूत हूँ। एक पर्वतीय भूत वेदी से बाहर निकला और आर्यन से बड़े आदर से बात की। मेरे लिए पता लगाओ कि महासागर कबीले के कितने जीव आसपास मौजूद हैं। आर्यन ने आदेश दिया। पर्वतीय भूत ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और उसकी चेतना आसपास के भूभाग से जुड़ गई। पर्वतीय भूत और लोमड़ी की आत्माएं विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन अपनी अनूठी स्थिति के कारण उनके पास विशेष तरीके थे। एक तरह से पर्वतीय भूत भी स्वर्गिक दरबार द्वारा नियुक्त किए गए छोटे देवता थे।
वे दैवीय पदों पर आसीन थे और उनके पास ऐसी दैवीय क्षमताएं थीं जो मनुष्यों के पास नहीं हो सकती थीं। रिपोर्टिंग मेरे स्वामी, यहाँ कुल 108,000 समुद्री जीव हैं। आगे का क्षेत्र एक भ्रम है। यह केवल 500 की सेना प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह सरसों के बीज में सुमेरु है, एक स्थानिक खंड से विकसित एक अद्वितीय दुनिया जिसमें 108,000 समुद्री जीव समाहित हैं। पर्वत के भूत ने सच्चाई से रिपोर्ट की। आर्यन का दिल पल भर में ठंडा पड़ गया। कविश की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, यह असंभव है। 108,000 समुद्री जीव निश्चित रूप से एक विशाल सेना थे। उनकी जैसी 100 सैनिकों की छोटी टुकड़ी के लिए भले ही वे सभी कुलीन हों। ऐसे जाल में फंसने का मतलब निश्चित मृत्यु ही होता। यह कैसे असंभव हो सकता है? पर्वत देवता तो झूठ नहीं बोलेंगे। वे इस क्षेत्र की आबादी का प्रबंधन करते हैं और उनकी जांच में अमर मंत्रों का उपयोग होता है जो हमारी दैवीय चेतना से कहीं अधिक सटीक हैं। जल्दी करो, स्थिति की सूचना दो। हम इतने सारे समुद्री जीवों का सामना नहीं कर सकते। मुझे तो यह भी संदेह है कि उन्होंने एक ऐसा जाल बिछा रखा है जिससे बचना असंभव है और वे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उसमें फंस जाएं। आर्यन ने अत्यंत दृढ़ता से बात की। कविश अवाक रह गया। आर्यन की खुफिया जानकारी ऊपर भेजी गई। कुछ ही देर में रोटेशन दायरे का विशेषज्ञ, जिसने पहले यह कार्य सौंपा था, वहां पहुंच गया। उसने चांदी का कवच पहन रखा था, अपनी पीठ पर एक युद्ध कुल्हाड़ी लिए हुए था और एक भाला पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी निगाह आर्यन पर पड़ी और वह उसे ध्यान से देखने लगा। क्या आप वही आर्य हैं जिन्होंने समुद्री जीवों की साजिश का पर्दाफाश किया? रोटेशन दायरे के विशेषज्ञ काफी स्पष्टवादी थे। उनके लहजे में निर्णय का भाव झलक रहा था। उसकी आंखों में गरजती हुई रोशनी की हल्की हल्की लकीरें लगातार टिमटिमा रही थीं, मानो जुगनू की गाढ़ चमक रही हो। उन्होंने गर्जना के महान मार्ग को समझ लिया था और उनकी समझ काफी गहरी थी। गरज न्याय, निष्पक्षता और न्याय का प्रतीक है। गरज के महान मार्ग की कसौटी पर कोई झूठ छिपा नहीं रह सकता। दुर्भाग्यवश आर्यन का ग्रेट दाओ ऑफ थंडर का स्तर उससे भी कहीं अधिक गहरा था, जिससे वह अपने रहस्यों को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम था। जी हाँ, मैं ही वह आर्यन हूँ जिसने महासागर जगत के जीवों की साजिश का पर्दाफाश किया। कृपया योजना के अगले चरण का निर्णय लीजिए, मेरे स्वामी। रोटेशन दायरे के विशेषज्ञ के चेहरे पर अचानक मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मेरी परख दृष्टि के दबाव में भी अपनी आंतरिक निष्ठा बनाए रखना तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। तुम भविष्य में अवश्य ही महान उपलब्धियां प्राप्त करोगे। रोटेशन दायरे के विशेषज्ञ ने कहा, आपने इस मामले का पता लगाया है। अगर यह सच साबित होता है तो उच्च अधिकारी आपको जरूर बड़ा इनाम देंगे। महासागर जगत सचमुच नीच है। वे मेरे 1000 चंद्रमा पर्वत की तलहटी में छिपे हुए हैं, रक्त मार्शल कबीले को लुभा रहे हैं। शिष्यों को अपने जाल में फंसा लें। फिर वे अपनी सेना के साथ आक्रमण करेंगे और दावा करेंगे कि हमने उन पर पहले हमला किया था। इस तरह अगर दूसरी दुनियाएं हमारे ब्लड मार्शल कबीले की मदद करना भी चाहें तो उनके पास ऐसा करने का कोई वैध कारण नहीं होगा। यह घूर्णन क्षेत्र ब्लड मार्शल क्लैन का विशेषज्ञ कविश जैसा नहीं था, जिसका दिमाग केवल मार्शल आर्ट की चालों से भरा हुआ था। उसके अपने विचार थे और वह काफी बुद्धिमान था। मेरा नाम अभय है। मैं ब्लड मार्शल क्लैन का एक एल्डर हूँ। आर्यन, मुझे अपने विचार बताओ।
हमें समुद्री जीवों की इस साजिश का पर्दाफाश कैसे करना चाहिए? अभय द्वारा अपना परिचय देना और अपनी पहचान प्रकट करना आर्यन के लिए एक प्रकार की मान्यता थी। उसने आर्यन से इसलिए सवाल नहीं किया क्योंकि उसके पास विचारों की कमी थी, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह आर्यन की परीक्षा लेना चाहता था कि क्या उसमें ब्लड मार्शल क्लैन के भीतर एक नेता बनने की बुद्धिमत्ता है या नहीं। दरअसल ब्लड मार्शल कबीले में विशेषज्ञों की कमी नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान व्यक्तियों की कमी थी। ब्लड मार्शल क्लैन के अधिकांश सदस्य या तो युद्ध कला में बिल्कुल अनाड़ी थे या युद्ध कला के प्रति पूरी तरह से पागल थे। वे हर दिन दुश्मनों को हराने के तरीकों पर विचार करते थे, उत्कृष्ट मार्शल आर्ट पर शोध करते थे और अपनी वंश परंपरा को बेहतर बनाते थे। उन्हें सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे बस वही करते थे जो उन्हें करने को कहा जाता था। इसके परिणामस्वरूप ब्लड मार्शल क्लैन की समग्र युद्ध शक्ति अत्यंत उच्च थी, लेकिन विकास के मामले में वे पिछड़े हुए थे। किसी कबीले की ताकत का एक पहलू तो सैन्य शक्ति मात्र है, आंतरिक मामले भी एक अपरिहार्य कारक हैं। जिस कबीले के पास सैन्य शक्ति तो हो लेकिन आंतरिक शासन व्यवस्था न हो, वह अंततः ढह जाएगा। दरअसल ये समुद्री जीव यहाँ 1 लाख से अधिक सैनिकों के साथ तैनात हैं, जिन्हें प्रतिदिन खाने पीने की आवश्यकता होती है। वे जितनी मात्रा में संसाधनों का उपभोग करते हैं, वह चौंका देने वाला है और यह सब उनके लिए ढोना संभव नहीं है। उन्हें निरंतर आपूर्ति भेजी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि हमें केवल उनकी आपूर्ति को रोकना और मैदानों को खाली करना होगा, और वे अपने घात से स्वयं बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आर्यन की आंखें झपक उठीं क्योंकि पृथ्वी पर अर्जित ऐतिहासिक ज्ञान उसके दिमाग में उमड़ पड़ा था। प्राचीन इतिहास में अनगिनत युद्ध के उदाहरण हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करके और उसे वर्तमान युद्ध में लागू करके वह आसानी से इन समुद्री जीवों से निपटने का रास्ता खोज सकता था। रक्षा व्यवस्था मजबूत करो और मैदान साफ करो, क्या शानदार रणनीति है। हाँ, आपकी बुद्धिमत्ता वाकई असाधारण है। मैं अब आपको इस कार्य को पूरा करने के लिए 500 सैनिकों को जुटाने का अधिकार देता हूँ। ये 500 सैनिक स्वर्ग और पृथ्वी स्तर के या सहज स्तर के हो सकते हैं। यदि आप सफल होते हैं तो मैं आपके योगदान की सटीक रिपोर्ट दूंगा। यदि आप असफल होते हैं तो आप परिणाम तो जानते ही हैं। जी हाँ, आपके अधीनस्थ को समझ आ गया है। आर्यन ने तुरंत यह महसूस करते हुए आदेश स्वीकार कर लिया कि यह एक लाभदायक कार्य है। यदि वह सफल हो जाता है तो 108,000 समुद्री जीवों के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा बहुत अधिक होगी। उन संसाधनों का स्तर कम से कम सहज क्षेत्र के स्तर का होगा, और यहाँ तक कि रोटेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों या उससे भी उच्च स्तर के लिए विशेष रूप से आपूर्ति भी हो सकती है। अभय ने सिर हिलाया और फिर चली गई। वह आर्यन की बुद्धि और क्षमता की परीक्षा ले रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कोई मदद नहीं करेगा। आर्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर अभय सच में उसे सलाह देता तो वह बंधा हुआ महसूस करता। आर्यन, तुम्हें और कितने आदमियों की जरूरत है? मैं उन्हें इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। अंततः कविश को समझ आ गया कि युद्धकला में आर्यन की बुद्धिमत्ता उसकी अपनी बुद्धिमत्ता से कहीं अधिक थी। हालांकि वह आर्यन से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता था। ऐसे मामलों में बहुत सारे लोग ध्यान भटका सकते हैं। मुझे लगता है कि हम तीनों का मिलकर कार्रवाई करना ही काफी है। आर्यन बहुत ही दृढ़ निश्चयी था। उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसे दूसरों के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं थी, वह खुद ही सारा सामान जब्त कर सकता था। एक बार क्रियाशील हो जाने पर उसकी शक्ति घूर्णन क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर हो जाती थी।
इसके अलावा स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके पास और भी अधिक तरीके थे। यहाँ तक कि अगर उसका सामना यिनयान क्षेत्र के विशेषज्ञ से भी होता तो वह कुछ ही वारों को झेलकर बिना अपने किसी भी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किए बच निकल सकता था। लेकिन ऐसा करना बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाला होगा और जांच को आमंत्रित कर सकता है। 3 लोगों का एक साथ काम करना बिल्कुल सही था। वे एक दूसरे के लिए गवाही दे सकते थे और इससे कविश अपने उद्देश्य से मजबूती से जुड़ जाता। आर्यन समझ गया था कि कविश उतना साधारण नहीं था जितना वह दिखता था। उसका एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि और रुतबा था, अन्यथा उसकी वंश परंपरा इतनी आसानी से विकसित नहीं होती। इसके अलावा आर्यन ने हाल ही में देखा था कि कविश फिर से विकसित होने की कगार पर लग रहा था, मानो वह किसी भी क्षण अमर ग्रेड वंश परंपरा स्तर तक पहुंच सकता हो। ऐसी विधियों और ताकत के साथ किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि उसके पास कोई आधारभूत ज्ञान और पृष्ठभूमि नहीं थी। बहुत बढ़िया। 3 लोगों का ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। यह मेरे लिए अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने और खुद को निखारने का एक शानदार अवसर है। कविश की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, क्योंकि वह इसे आजमाने के लिए बेताब था। वह बहुत उत्साहित था और युद्ध में निपुण होने की आशा कर रहा था। सामान्य लड़ाइयों में वह किसी को मार नहीं सकता था, वे तो बस साथी कबीले के सदस्यों के साथ अभ्यास सत्र होते थे जो कोई वास्तविक नुकसान होने से पहले ही रुक जाते थे। जीवन मरण का मुकाबला इस तरह की अभ्यास से अलग था। यह जीवन और मृत्यु का मामला था जिसका फैसला एक ही विचार में होना था। बाल बाल बचे और फिर एक बड़ी सफलता मिली। मैं इस आपूर्ति केंद्र की थोड़ी जांच कर सकता हूं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी दिव्य चेतना फैल गई। 100 मील के दायरे में घास की हर सरसराहट उसके दिमाग में प्रतिबिंबित होती थी। स्वर्ग और पृथ्वी के लोक में प्रवेश करने के बाद उनकी आत्मा में एक और गुणात्मक सुधार और मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। दिव्य दांव की इच्छा के साथ वे वास्तव में चारों दिशाओं का अवलोकन कर सकते थे और अपने आसपास के सभी परिवर्तनों को देख सकते थे। उत्तर पूर्व दिशा में 500 किलोमीटर दूर समुद्री जीवों का एक समूह आ रहा है। यह एक छोटा दस्ता है जिसमें दर्जनों सदस्य हैं। वे व्यापारियों के वेश में हैं और सामान से भरे 20 बड़े बक्से साथ लेकर चल रहे हैं। आर्यन मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था, फिर भी उसने समुद्री जीवों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रकट की। कविश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मान लिया कि आर्यन पर्वत देवता से फिर से जानकारी प्राप्त करने के लिए संवाद कर रहा था। लेकिन उषा तुरंत चौंक गई और आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। उषा एक सर्वोच्च कुलीन परिवार से थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इन तरीकों से बेहद परिचित थीं। वह आर्यन के शरीर के भीतर की इच्छा शक्ति में हो रहे परिवर्तन को महसूस कर सकती थी, जो धीरे धीरे उसकी पिछली आत्मा की आभा से एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तंत्र में परिवर्तित हो रही थी, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्जेय इच्छा शक्ति मिश्रित थी। स्वर्गीय दांव की इच्छा। उषा को इस आभा के स्रोत का तुरंत पता चल गया, क्योंकि रुद्राक्ष परिवार के भीतर इससे संबंधित अभिलेख मौजूद थे। यहाँ तक कि यह अफवाह भी थी कि रुद्राक्ष परिवार के पास स्वयं ही बड़ी संख्या में दिव्य दांव पत्थर थे, जो पीढ़ियों से प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ब्लैक ट्रायल से प्राप्त किए गए थे। हालांकि ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं उषा के हाथ नहीं लग सकती थीं। केवल रुद्राक्ष परिवार के सर्वोच्च पदस्थ शिष्य को ही उन तक पहुंच प्राप्त हो सकती थी, जिन्हें अपनी आत्मा की इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए उनमें से कुछ को परिष्कृत करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। उषा के दिल में उथल-पुथल मच गई। उसने सोचा था कि उसने आर्यन को काफी ऊंचा दर्जा दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसका आकलन बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था।
यही सही जगह है। आर्यन उषा और कविश को एक प्राचीन वृक्ष के नीचे ले गए, जो इतना चौड़ा था कि उसे गले लगाने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होती। उस प्राचीन वृक्ष की चोटी पर कौवों का घोंसला बना हुआ था। समुद्री जीवों द्वारा आपूर्ति परिवहन के लिए यह स्थान आवश्यक मार्ग था। पहियों और घोड़ों की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। आर्यन और बाकी लोग कुछ देर इंतजार करते रहे और जल्द ही दूर से एक व्यापारी काफिला धीरे धीरे पास आने लगा। धूल और धुआं हवा में व्याप्त था और टीम एक स्थिर गति से आगे बढ़ रही थी। आर्यन ने दूर तक देखा और तुरंत ही सबसे आगे एक गहरे रंग के चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक बड़े घोड़े पर सवार देखा। उसकी सांसें लंबी और स्थिर थीं और उसकी आंखें देखने में भले ही शांत लग रही थीं, लेकिन वास्तव में उनमें दिव्य प्रकाश समाहित था। वह लगातार सतर्क था, हर दिशा में सुन रहा था और हर तरफ देख रहा था, घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से खुद को बचा रहा था। यही है टीम। कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन ने किसी अज्ञात समय पर एक लंबा धनुष निकाला। धनुष की डोरी अजगर की नसों से बनी थी। डोरी तनी हुई थी और अचानक खींचने पर तीर निकल पड़ा, जिसमें बादलों को भेदने और चंद्रमा को चकनाचूर करने की शक्ति थी। इसी बीच उषा की हथेली में 9 चांदी की सुइयां प्रकट हुईं। ये सुइयां विषैली थीं और इनसे हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। एक कुलीन परिवार के शिष्य के रूप में किसी को केवल एक ही हथियार में निपुण होना पर्याप्त नहीं है, उसे 18 मार्शल आर्टों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। भले ही वह अत्यधिक निपुण न हो, कम से कम लंबी दूरी या आमने सामने की लड़ाई में उसे बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा। गाड़ी चलती रही और फिर उन तीनों लोगों के सामने आकर रुक गई। यह अचानक रुक गया। भूष! आर्यन और अन्य लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने अपनी हथेली को एक ब्लेड में बदल दिया और आर्यन की ओर वार किया। अच्छा नहीं हुआ, हम बेनकाब हो गए। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने धनुष की डोरी खींची और एक तेज तीर हवा में उड़ता हुआ अधेड़ उम्र के आदमी के दिल की ओर बढ़ा। एक जोरदार धमाके के साथ शून्य लोक में तीर फट गया। व्यापारी कारवां के भीतर वास्तव में एक कला साधक छिपा हुआ था जो विस्फोट में विशेषज्ञता रखता था। उसके हाथ में मौजूद रत्नजड़ित राजदंड के हल्के से हिलाने से ही तीर हवा में ही चकनाचूर हो गया और उसका कोई निशान नहीं बचा। इस बार समुद्री जीवों ने वाकई में जमकर निवेश किया था। परिवहन दल में भी विशेषज्ञ मौजूद थे। स्विश स्विश स्विश। चांदी की सुइयां हवा में तेजी से दौड़ती हुई लोगों के महत्वपूर्ण अंगों की ओर बढ़ी। गले, माथे और दिल सभी निशाने पर आ गए। दीवार! कला के साधक ने अपना राजदंड फिर से लहराया। चांदी की सुइयों को रोकने के इरादे से एक मोटी ऊर्जा दीवार प्रकट हुई। हालांकि सिल्वर नीडल्स ने ऊर्जा वॉल को नजरअंदाज कर दिया और 1 पॉइंट ब्रेक्स सरफेस तकनीक का उपयोग करते हुए सीधे उसके पार चले गए और फिर भी 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उनके शरीर फट गए। हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसे तुच्छ हथकंडों से हमला करने की? उषा के होठों के कोनों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान उभर आई। उन समुद्री जीवों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। कानून तोड़ने वाली सुई घूर्णन क्षेत्र से नीचे के सभी जादुई सुरक्षा तंत्रों को भेद सकती है। आप कौन हैं और आपके पास इतनी कीमती जादुई कलाकृति कैसे है? नेता जोर से दहाड़ा, उसका चेहरा सदमे और अनिश्चितता से भरा हुआ था। कानून तोड़ने वाली सुई अत्यंत मूल्यवान है और यह केवल विभिन्न जातियों के विशेषज्ञों या उच्च पदस्थ शिष्यों के हाथों में ही प्रकट होती है। उन्हें कानून तोड़ने वाली सुई की चिंता नहीं थी, बल्कि उनके पीछे घात लगाकर हमला किए जाने की संभावना की चिंता थी।
इससे पहले कि उनकी चिंताएं विपत्ति में बदल जाएं। आर्यन धनुष की डोरी को बार बार खींच चुका था। उसने 9 तीर चलाए। हर तीर एक उड़ते हुए बाढ़ के अजगर में बदल गया, जो हवा में एक धीमी सी चीख निकालता हुआ हवा और बारिश को मंथन करता हुआ 8 दिशाओं में हलचल मचा देता था। 9 बाढ़ के अजगर तेजी से उस काले चेहरे वाले हट्टे-कट्टे आदमी की ओर झपटे। उस हट्टे-कट्टे आदमी ने गुस्से में दहाड़ लगाई, ओम। उस ध्वनि ने चारों दिशाओं को हिला दिया और आकाश पृथ्वी को चौंका दिया। 9 बाढ़ के अजगर एक के बाद एक गिरते हुए हवा में फट पड़े। बौद्ध धर्म का 6 अक्षरों वाला मंत्र। तुम कोई साधारण समुद्री जीव नहीं हो। आर्यन बार बार चौंक रहा था। उसने सोचा था कि यह मिशन हासिल करना आसान होगा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि समुद्री जीवों को ले जाने वाली टीम में विशेषज्ञ छिपे होंगे। वायु के महान दाव का अभ्यास करने वाले कला साधक की तो बात ही छोड़िए, यह काले चेहरे वाला हट्टा-कट्टा आदमी निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे हल्के में लिया जा सके। बौद्ध धर्म का 6 अक्षरों वाला मंत्र उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वर्ग और पृथ्वी के पहली बार खुलने पर प्रकट हुई थी। इसका प्रत्येक अक्षर अपार शक्ति, भीषण भय और अपार सामर्थ्य को समाहित करता है। आर्यन द्वारा अभी अभी दागे गए 9 सच्चे ड्रैगन तीर संयोगवश नहीं थे, वे एक गहन मार्शल आर्ट थे, सूर्य पर दागे गए 9 तीर। यह पौराणिक सूर्य तीर फोड़ने वाले महान देवता के वंशजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की गई एक मार्शल आर्ट है। इसका प्रत्येक तीर सूर्य को गिराने या तारे को विस्फोटित करने में सक्षम है। बेशक आर्यन के हाथों में यह इतनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता था, लेकिन यह स्वर्ग और पृथ्वी लोक की 7वीं परत से नीचे के सभी लोगों को बहा ले जाने के लिए पर्याप्त था। जब ये 9 तीर एक साथ चलाए गए तो उनकी शक्ति और भी अधिक हो गई, फिर भी अंततः वे काले चेहरे वाले बलवान व्यक्ति के लिए कोई खतरा नहीं बन पाए। यह उस हट्टे-कट्टे आदमी की असाधारण पृष्ठभूमि को साबित करने के लिए काफी था। इस समय कविश पहले ही आगे बढ़कर स्वर्ग और पृथ्वी लोक की 8वीं परत पर एक समुद्री जीव से लड़ रहा था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई गतिरोध पर आकर रुक गई। कविश ने अपनी सबसे गौरवशाली कृपाण तकनीक का भी प्रयोग किया, जिससे लगातार कृपाण की रोशनी और तलवार की छायाएं उत्पन्न हुईं, लेकिन वह अपने प्रतिद्वंद्वी को घातक रूप से घायल नहीं कर सका। उषा ने समुद्री जाति के 3 विशेषज्ञों को भी वश में कर लिया, लेकिन क्योंकि काउपेश वहां मौजूद था, इसलिए उसे अपनी पहचान उजागर होने का डर था। इसलिए उसने खुद को रोक लिया और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। इसी बीच आर्यन ने समुद्री जाति के अन्य विशेषज्ञों का सामना किया। वह अपनी साधना को सक्रिय रूप से नियंत्रित कर रहा था और यथासंभव साधारण दिखने की कोशिश कर रहा था। अन्यथा इन समुद्री जीवों की उत्पत्ति या पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, वह केवल एक विचार से एक संरचना बनाकर और एक प्रचंड विस्फोट वार करके उन सभी को पल भर में मार सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड मार्शल क्लैन में ऐसा कोई विशेषज्ञ होगा जो स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद मुझसे लड़ने में सक्षम हो। काले चेहरे वाला हट्टा-कट्टा आदमी धीरे धीरे और सोच समझकर बोलता था। वह ज्ञान की माला धारण किए एक प्रबुद्ध भिक्षु की तरह था और उसके हर शब्द में गहन ज़ेन भाव झलकता था। आर्यन को हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, इसके बजाय वह काले चेहरे वाले हट्टे-कट्टे आदमी से बातचीत में मशगूल था। आर्यन ने जब से ब्लड मार्शल क्लैन के साथ बातचीत शुरू की, तब से उसे गहराई से महसूस हुआ कि अमर जगत या बल्कि मार्शल दाव के बारे में उसकी अपनी समझ बहुत ही सही थी। यदि मार्शल दाव एक विशाल हिमशैल होता, तो उसने जो देखा वह अधिक से अधिक उसका केवल ऊपरी हिस्सा ही था। विशेष रूप से यह काले चेहरे वाला बलवान व्यक्ति, जिसकी जन्मजात शक्ति इतनी अधिक नहीं थी, केवल स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की 4थी परत तक
लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की 8वीं या 9वीं परत तक पहुंच चुकी थी। घूर्णन क्षेत्र से नीचे के कुछ ही लोग उसे आसानी से मार सकते थे। बौद्ध धर्म का वह 6 अक्षर वाला मंत्र जिसे आपने समझा है व्यापक रूप से प्रचलित है, लेकिन आम लोग आपके स्तर की कुशलता के साथ इसका उपयोग करने से बहुत दूर हैं। सैद्धांतिक रूप से मेरा सूर्य पर 9 बाण चलाना एक अधिक गहन और परिष्कृत मार्शल आर्ट होना चाहिए। फिर भी जब इसे किया जाता है तो इसमें आपके मंत्र की गहराई और महत्व का अभाव होता है। आर्यन ने शांत भाव से मार्शल आर्ट्स पर चर्चा की। वह अपने मार्शल दांव में कमजोरी ढूंढना चाहता था। उनके व्यक्तिगत विकास के लिए यह मात्र माल की खेप को जब्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। जहां तक इन लोगों के स्वर्ग जाने की बात है, आर्यन को इसकी कोई चिंता नहीं थी। हालांकि अभय उसे प्रशिक्षण और परीक्षाएं दे रहा था, क्या वह वास्तव में आर्यन को इतने महत्वपूर्ण मिशन को अकेले संभालने देने में सहज महसूस करेगा? आर्यन की धारणा के अनुसार अभय लंबे समय से अंधेरे में घात लगाए बैठा था। अगर आर्यन और अन्य लोगों के साथ कुछ भी अप्रत्याशित घटित होता तो वह तुरंत हस्तक्षेप करता, सभी समुद्री जीवों को पराजित करता और आर्यन की योजना को पूरा करता। वह तो मार्शल दाओ को भी महसूस कर रहा है और युद्ध के दौरान दुश्मन की ताकत से सीख रहा है। यह आर्यन सचमुच मेरे ब्लड मार्शल क्लैन के लिए एक उत्तम अंकुर है। अभय छुपकर सब कुछ देख रहा था। हालांकि उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया, लेकिन घटनास्थल पर होने वाली हर गतिविधि उसकी आत्मा की पैनी नजर से बच नहीं सकती थी। आर्यन द्वारा मार्शल दाओ के बारे में पूछताछ करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने से वह क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय इससे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें यह काफी दिलचस्प लगा। क्योंकि यह रक्त मार्शल कबीले की जनजातीय प्रथा थी, मार्शल आर्ट के प्रति जुनून। अगर आर्यन पूरी तरह से मिशन को अंजाम देने पर ही ध्यान केंद्रित करता और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देता, तो इससे अभय को उसकी पहचान और पृष्ठभूमि पर संदेह हो जाता। मार्शल आर्ट की कुशलता केवल चाल में ही नहीं, बल्कि इसमें रूप और आत्मा दोनों की आवश्यकता होती है। चाल और मनसाधना तकनीक के संयोजन से ही उनकी वास्तविक शक्ति प्रकट हो सकती है। यद्यपि आपकी सूर्य पर 9 बाण चलाने की तकनीक शक्तिशाली है, फिर भी इसमें प्राचीन काल के महान देवता यदुनंदन की आध्यात्मिक क्षमता का अभाव है, जिन्होंने बिना किसी पछतावे के 9 बार मृत्यु का सामना किया था। सांवले चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी भी चिंतित नहीं था। वह वास्तव में आर्यन को निर्देश दे रहा था, क्योंकि वह समझ गया था कि कविश सचमुच अपना पूरा प्रयास कर रहा था, जबकि आर्यन और उषा दोनों खुद को रोक रहे थे। अगर वे जी जान से लड़े तो शायद वह आर्यन और उषा का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। हालांकि आर्यन को मार्शल आर्ट का उतना गहरा ज्ञान नहीं था, फिर भी उसे हल्का सा आभास हो रहा था कि आर्यन के शरीर में एक शैतान सुप्त अवस्था में है। एक बार जब वह हमला करेगा तो वह बिजली की तरह तेज होगा, जिससे आर्यन को प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। युद्ध कौशल के लिए केवल रूप ही नहीं, बल्कि आत्मा भी आवश्यक है। बुनियादी युद्ध कौशल मूल रूप से नियमों का विकास है और उनका आकर्षण नियमों का गहन सत्य है। गहन युद्ध कौशल भावनाओं को समाहित करता है, जीवन के अनुभवों का सार प्रस्तुत करता है। यदुनंदन ने सूर्य पर प्रहार किया, जिससे स्वर्गीय दरबार हिल गया और उसने 9 बार मृत्यु का सामना किया, बिना किसी पछतावे के। आर्यन को क्षण भर में ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने तुरंत स्वयं को सूर्य तीरंदाज का वंशज मान लिया। उसने धनुष की डोरी फिर से खींची। धनुष की डोरी द्वारा निर्देशित सूर्य की ओर उन्मुख 9 तीर से छोड़े जाने से पहले ही 9 नीले ड्रैगन अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और अपने पंजे लहराते हुए उस काले चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी की ओर उड़ रहे थे।
ड्रैगन की दहाड़ की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। इस बार उतनी ही ताकत से दागे गए तीर की शक्ति बिल्कुल अलग थी। आकाश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर एक शानदार सुनहरी रोशनी चमकी। 9 ड्रैगन आकाश की ओर उड़ते हुए, चक्कर लगाते और ठहरते हुए। अधेड़ उम्र का आदमी वास्तव में 9 ड्रैगन छायाओं से कसकर बंधा हुआ था। उसका पूरा शरीर एक कठपुतली की तरह अकड़ा हुआ था, हिलने में असमर्थ था। 9 ड्रैगन शैडो सभी सजीव प्रतीत होते थे। एक उत्साह भरी कोमल चीख पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। वे एक तरह की चाल के स्तर से ऊपर उठ चुके थे, मानो जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो गए हों। काले चेहरे वाले हट्टे-कट्टे आदमी को इतना पछतावा हुआ कि उसकी आंतें हरी पड़ने लगीं। उसके पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि आर्यन को निर्देश देना मानो एक पत्थर को उठाकर अपने ही पैर पर गिराने जैसा था। उसने सोचा था कि यूं ही कुछ अस्पष्ट वाक्य बोल देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्धांत तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इसे सही मायने में समझकर वास्तविक युद्ध में लागू कर सकते हैं, वे बहुत कम होते हैं। किसने सोचा होगा कि आर्यन छोटी चीजों को देखकर बड़ी चीजों को जान लेंगे। उन्होंने न केवल मार्शल दाओ के भीतर आध्यात्मिक गहन सत्य के स्थान को समझा, बल्कि एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण तक निष्कर्ष निकालकर और भी गहरी बातों को समझ लिया। आर्यन अचानक मन ही मन बुदबुदाया, न तो स्वयं का रूप, न ही व्यक्ति का रूप, न ही सजीव रूप, न ही जीवन काल का रूप। स्वयं से आसक्ति न रखने से एक ही विचार में किसी भी रूप में रूपांतरित हो सकते हैं। एक विचार ही बुद्ध बन जाता है, एक विचार ही बुद्ध है, एक विचार ही आम आदमी है, एक विचार ही स्वर्ग की इच्छा है। जब तक मैं यह कहता हूं कि मैं कौन हूं, मैं वही हूं जो मैं हूं। अरे नहीं, आर्यन की समझ बहुत गहरी है और उसका लोक इसका सामना नहीं कर सकता। कहीं वह हृदय दानव न बन जाए, अपना आपा खो दे और नरक में न डूब जाए। बैरो ने आर्यन की आत्मा में आए परिवर्तन को महसूस किया और तुरंत ही चिंताजनक भाव प्रदर्शित किया। उसका मूल शरीर अभी भी किसी दूसरे लोक में फंसा हुआ था, आर्यन के किसी उपलब्धि हासिल करने और उसे बचाने के लिए आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि आर्यन स्वयं भटक जाए, अपना आपा खो दे और यहीं मर जाए, तो उसका मूल शरीर शायद हजारों या दसियों हजारों वर्षों तक फंसा रहेगा। आत्मा का मार्ग अत्यंत गहन है, जरा सा भी विचलन व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही आत्मा के मार्ग का अभ्यास करने वाले साधक बहुत कम रहे हैं। इसका कारण केवल यह नहीं है कि इस योग्यता वाले लोग कम हैं, बल्कि यह भी है कि इस मार्ग पर चलने वाले कई लोगों ने अंततः स्वयं को नष्ट कर लिया। हालांकि आर्यन को जल्दी ही होश आ गया। उनकी आंखें बिल्कुल साफ थीं, उनमें जरा भी भ्रम का भाव नहीं था। असीम बौद्ध धर्म मन के नियम की बात करता है। मैंने जो सीखा है वह अभी भी सही समझ मात्र है, प्राचीन अमरों की चालों का अनुकरण करने के स्तर से बहुत दूर। इस बार मेरा सूर्य पर 9 बाण चलाना शायद उस समय के महान गुरु होई के अवधारणा स्तर के 10,000वें हिस्से तक ही पहुंचा है। आर्यन ने बार बार आह भरी और बैरो इतना आश्चर्यचकित हुआ कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह कैसे संभव है? मेरे विचारों से संसार का प्रतिबिंब, अनंत विचारों का सृजन, अनंत नियमों का प्राप्ति के साथ। इस बाधा ने इतिहास भर में अनगिनत लोगों को फंसाया है और आत्मा के मार्ग के अनगिनत प्रतिभाशाली साधकों को मार डाला है। लेकिन आपको न केवल ऊर्जा विचलन का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि आपका मानसिक स्तर भी बहुत बढ़ गया। यह तो सरासर अवैज्ञानिक है। उस महत्वपूर्ण कदम को उठाने के लिए व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर ध्यान की परम अवस्था तक पहुंचना होगा। केवल विचारों के होने और विचारों से रहित होने के द्वारा ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आर्यन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया,
मैं अमर और दानव दोनों के साधना मार्ग पर चलता हूँ। दैवीयता सहज है और यह विशाल संसार सब कुछ समाहित करता है, जिसमें सभी जीवित प्राणी शामिल हैं। लेकिन दानवी स्वभाव शुद्ध आत्मा है, मूल स्वभाव है। कोई भी मार्ग मुझे दूसरों के विचारों में फंसने, स्वयं को खोने या यह मानने की अनुमति नहीं देगा कि मैं कोई और हूँ। मन का मार्ग इतना गहरा है कि इसे शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता। आर्यन ने संक्षेप में समझाया, फिर आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसमें आत्मा के सच्चे शास्त्र की कुछ सामग्री शामिल थी। बैरो भी इस सिद्धांत को समझ गया। वह ध्यानपूर्वक विचार करने लगा, मानो उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो और आर्यन के शरीर में वापस प्रवेश कर गया। आपने मुझे इस चाल में समाहित परम सत्ता की आत्मा को समझने में मार्गदर्शन दिया। मैं आपको मार नहीं सकता। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। कर्म का चक्र चलता रहता है, हमेशा प्रभावी। हालांकि नियमों के अनुसार मैं सामान के ये 20 बड़े बक्से ले जाऊंगा। जाने से पहले मैं इन 9 ड्रैगनों को नियंत्रित करके उन्हें 8 दिव्य ड्रैगनों में परिवर्तित कर दूंगा, जो आपके रक्षक हैं, ताकि आपकी नसों को शुद्ध कर सकूं, आपके मज्जा को परिष्कृत कर सकूं और आपके रक्त को शक्ति प्रदान कर सकूं। इससे आपकी साधना क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी, जिससे समुद्री जीव आपको मारने से हिचकिचाएंगे। अपने ज्ञानोदय के बाद से आर्यन की हत्या करने की इच्छा काफी कम हो गई थी। सूक्ष्म जगत में उसने कर्म को समझना शुरू कर दिया था। स्वर्गीय दाव। सभी समृद्धि और पतन स्वर्गीय मार्ग हैं, सभी जीवन और मृत्यु कर्मफल हैं। ऐसा नहीं है कि प्रतिशोध नहीं होगा, बस अभी वह समय नहीं आया है। आर्यन की शांत आवाज गूंजते ही काले चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का हृदय भी प्रभावित हुआ और शांत हो गया। उसने आर्यन की ओर देखा, उसकी आंखें निर्मल थीं, और उसने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, कर्मा, दिव्य मार्ग में हर घूंट और हर पेय का अपना भाग्य निहित है। मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास तो करता हूँ, लेकिन स्वर्ग की इच्छा को नहीं समझता, इसलिए मेरी उपलब्धियां सीमित हैं। हालांकि मैं प्रतिभाशाली हूँ, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के स्तर तक पहुँचने से बहुत दूर हूँ। इस बार आपके ज्ञानोदय ने मुझे स्वर्ग की इच्छा के कुछ अंशों को समझने का अवसर दिया है। अब से रोटेशन क्षेत्र में अभी अभी प्रवेश करने वाले विशेषज्ञ भी शायद मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। काले चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिग्नेश लोहे की मीनार की तरह हट्टा कट्टा था। उसे ज्ञानोदय हुआ और उसकी आत्मा में उमंग उमड़ पड़ी। वह मूल रूप से मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन, एक जीनियस था। अब वह और भी आगे बढ़ चुका था, यहाँ तक कि धीरे धीरे एक जीनियस स्तर के अस्तित्व की ओर परिवर्तित हो रहा था। क्या गजब का जिग्नेश है, क्या बेजोड़ प्रतिभा है। मैंने पहले सुना था कि सागर जाति में एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है, जो स्वर्ग और पृथ्वी स्तर पर 4-5 छोटे लोकों में आसानी से युद्ध कर सकता है और चालों का अविश्वसनीय रूप से कुशल और निपुण उपयोग करता है। पहले तो मुझे लगा कि यह अतिशयोक्ति है, एक अफवाह है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह सब सच होगा, और आपकी योग्यता तो किंवदंतियों से भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। अभय आगे बढ़ा और अचानक आर्यन के सामने आ गया। उसने देखा कि काले चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति जिग्नेश के व्यक्तित्व में बदलाव आ रहा है। उसने उसे रोका नहीं, बल्कि खुलेआम उसकी प्रशंसा और सराहना की। यह ब्लड मार्शल कबीले की निरंतर शैली थी। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध की वकालत की और गुप्त विनाश को तुच्छ समझा। वे जिग्नेश जैसे प्रतिभाशाली लोगों की प्रशंसा करते थे। उनके दिलों में केवल प्रशंसा थी, ईर्ष्या नहीं। एक तरह से ब्लड मार्शल क्लैन विद्वानों की तरह थे, जिनमें भव्यता और ईमानदारी दोनों ही थीं। उनकी यही भव्यता,
ईमानदारी और खुले विचारों वाला रवैया था जिसने उनके वंश को समृद्ध होने और आज तक कायम रहने में सक्षम बनाया। जिग्नेश का रूपांतरण शीघ्र ही पूर्ण हो गया। उसका व्यवहार पहले से बिल्कुल बदल गया था। यदि वह अभी तक एक तेज खुली तलवार की तरह था, तो अब वह एक विशाल और विस्तृत घास के मैदान की तरह था। दिमाग में एक अभूतपूर्व उपलब्धि बधाई हो। आर्यन ने भी उन्हें हार्दिक बधाई दी। उन्हें जिग्नेश के मार्गदर्शन से अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिग्नेश ने उनसे मार्शल आर्ट के कुछ सिद्धांत भी सीखे। कर्म का फल मिल गया और अब न तो किसी का कोई ऋणी था। तब से आर्यन का हृदय बोझ से मुक्त हो गया। मैं महासागरीय जाति के प्रतिभाशाली लोगों को मारना नहीं चाहता। सामान छोड़ दो, वापस जाओ और महासागरीय जाति के उन लोगों को बताओ कि 1000 चंद्रमा पर्वत मेरे रक्तमार्शल कबीले का क्षेत्र है। यदि वे इस पर कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर हमला करना चाहिए। इस तरह सिर पैर छिपाकर जाल बिछाना किसी वीर का काम नहीं है। अभय की आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, जो आकाश और पृथ्वी को भेद सकती थी। सदमे से जिग्नेश का चेहरा भी पीला पड़ गया और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा और रक्त स्थिर हो गया। यद्यपि उनकी साधना का स्तर घूर्णन क्षेत्र के करीब था, फिर भी वे केवल उन साधारण लोगों से ही मुकाबला कर सकते थे जिन्होंने अभी अभी घूर्णन क्षेत्र में प्रवेश किया था। अभय जैसा व्यक्ति न जाने कितने वर्षों से इस क्षेत्र में डूबा हुआ था, और वह स्वयं एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो उच्च स्तर के विरोधियों को भी मार सकता था। जिग्नेश को मारने के लिए 10 जिग्नेश मिलकर भी उसकी छोटी उंगली का सामना नहीं कर सकते थे। मैं इस मामले की पूरी सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। इस तरह का गुप्त हमला किसी वीरतापूर्ण रणनीति जैसा नहीं लगता, यह बेहद चूतरों की तरह घिनौना है। जिग्नेश भी इस तरह के घात लगाकर हमले के खिलाफ था, लेकिन उसका सामाजिक स्तर नीचा था और बोलने का अधिकार भी कम था। उसका स्तर बहुत कम था और उसमें निर्णय लेने के स्तर तक पहुंचने की क्षमता नहीं थी। जिग्नेश ने मुट्ठी भींची और वहां से चला गया। बाकी सभी लोग पहले ही मर चुके थे। कविश और उषा ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन बचे हुए समुद्री जीव साधारण थे। वे दोनों के संयुक्त प्रयासों का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ थे। आर्यन ने सामान के 20 बड़े बक्से खोले। वह तुरंत हाँफने लगा, क्योंकि ये सामान वो संचित आपूर्ति नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि ताजा जीवित रक्त के 20 बड़े बक्से थे। ये सभी स्वर्ग और पृथ्वी लोक के विशेषज्ञ हैं, जिन्हें विशेष पात्रों में रखा गया है ताकि उनकी शक्ति बनी रहे। मेरा रक्त मार्शल कुल शक्ति बढ़ाने के लिए रक्त को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि यह रक्त केवल मेरे रक्त लोक के प्राणियों के लिए ही प्रभावी है। जिग्नेश 20 बड़े बक्सों में रक्त यहाँ क्यों ला रहा है? क्या वे हमारे रक्त मार्शल कुल का पक्ष लेना चाहते हैं? लेकिन यह भी समझ में नहीं आता। अभय के चेहरे पर संदेह के भाव स्पष्ट थे। आर्यन एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, मैंने एक संभावना सोची है, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यह रक्त हमारे ब्लड मार्शल क्लैन के लिए नहीं, बल्कि ब्लड ईगल क्लैन के लिए है। एक बार जब महासागर जगत के जीव 1000 मून माउंटेन को पार कर लेंगे, तो यह ब्लड दायरे को उकसाने के बराबर होगा। ब्लड दायरा प्राचीन काल से ही शक्तिशाली रहा है। हालांकि इसकी रैंकिंग महासागर जगत से थोड़ी कम है, लेकिन पूरे विश्व के क्रोध को ये महासागर जाति की सेनाएं निश्चित रूप से शांत नहीं कर सकती। हालांकि अगर वे ब्लड ईगल क्लैन को रिश्वत देकर गड़बड़ी पैदा करते हैं, तो भले ही ओशन वर्ल्ड के जीव 1000 मून माउंटेन पर कब्जा कर लें, वे नाम मात्र के लिए ब्लड ईगल क्लैन को उस पर कब्जा करने दे सकते हैं। इससे ब्लड किंगडम के कुलों के बीच आंतरिक संघर्ष शुरू हो जाएगा।
भले ही ब्लड मार्शल क्लैन को नुकसान उठाना पड़े, ब्लड किंगडम के उच्च अधिकारी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आर्यन ने तुरंत ही समुद्री जीवों की साजिश को भांप लिया। ब्लड मार्शल क्लैन हालांकि मार्शल आर्ट के दांव में पूरी तरह से पारंगत है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक अविश्वसनीय विशेषज्ञ और एक महान ग्रैंड मास्टर है। हालांकि जब मानव हृदय को नियंत्रित करने और साजिशों में होने वाले बदलावों को समझने की बात आई तो वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। लगता तो यही बात है। मेरा ब्लड मार्शल क्लैन सीधा सादा है, जबकि ब्लड ईगल क्लैन साजिशों से भरा है। ब्लड रीन में हमारे विचार पहले से ही एक दूसरे से अलग थे और संसाधनों को लेकर अक्सर हमारे बीच झगड़े होते रहते थे। उनके लिए ऐसा करना नामुमकिन नहीं है। हालांकि मुझे इस मामले की रिपोर्ट करनी होगी और इसकी अच्छी तरह से जांच करनी होगी। मैं सिर्फ आपकी अटकलों के आधार पर तथ्यों का फैसला नहीं कर सकता। साथ ही आपकी खूबियों की पूरी सच्चाई से रिपोर्ट की जाएगी। आपको इस क्षेत्र में परिवहन टीमों को रोकने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। क्षेत्र को मजबूत करना आसान नहीं है। समुद्री जीवों के पास निश्चित रूप से ऐसी केवल एक ही परिवहन टीम नहीं है। अभय के विचार स्पष्ट थे। वह ब्लड मार्शल क्लैन में उन कुछ गिने चुने लोगों में से एक था जो राजनीतिक दांवपेच को थोड़ा बहुत समझता था। आर्यन ने सिर हिलाया और अभय को खून ले जाने की अनुमति दे दी। रक्त से भरे ये 20 बड़े बक्से उसके लिए कुछ खास मायने नहीं रखते थे। ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल पर्वतीय देवताओं को बुलाने के लिए बलि चढ़ाने में किया जा सकता था। लेकिन रक्त मार्शल कबीले के लिए ये संसाधनों का ऐसा भंडार था जिससे कम 5 स्वर्ग और पृथ्वी लोक के विशेषज्ञ तैयार किए जा सकते थे। रक्तलोक के प्राणियों के लिए रक्त, मानव जाति के लिए आत्मिक पत्थरों या दानव जाति के लिए दानव पत्थरों के समान था। यह साधना का एक मूल्यवान और दुर्लभ संसाधन था। आर्यन, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पिछली लड़ाई ने कविश को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया था। 9 तीर सूर्य की ओर हालांकि गहन अर्थ रखता है, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति के हाथों में स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशित करने वाले 9 ड्रैगन को प्रकट करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। किसी सामान्य मार्शल आर्ट को इस स्तर तक विकसित करना निश्चित रूप से किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। बेशक हम समुद्री जीवों को रोकेंगे, लेकिन हम तीनों अकेले काफी नहीं हैं। इस रोक के बाद समुद्री जीव निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगे और वे अपनी आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ उच्च स्तरीय विशेषज्ञों को भी भेज सकते हैं। हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। आर्यन की आंखें बिजली और गरज की तरह चमक उठीं। हजारों मील दूर से युद्ध की कमान संभालना, रणनीति बनाना, उन्हें भी पूर्ण निश्चितता नहीं थी। हालांकि अमर जगत में भविष्य में जीवित रहने के लिए यह एक आवश्यक क्षमता और गुण था। असीम रेगिस्तान में हुए युद्ध ने उन्हें बहुत सदमा पहुंचाया था। भविष्य के युद्ध सेनापतियों और युद्ध संरचनाओं के प्रभुत्व में होंगे। जब तक संख्या पर्याप्त थी, वे पहले से ही दायरे की कमी की भरपाई कर सकते थे। ब्लड मार्शल क्लैन के क्षेत्र में समुद्री जीवों पर हमला करना एक प्रशिक्षण अभ्यास था। भले ही यह अस्थायी रूप से विफल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि, मुझे 500 जन्मजात कवियों का चयन करने में मदद करें, कुल के शीर्ष अभिजात वर्ग। उषा, चलो कुछ सेनापति बनने का अभ्यास करें। आर्यन के लहजे में आत्मविश्वास की एक हल्की निर्विवाद भावना थी। युद्ध के मैदान में एक सेनापति का आदेश सम्राट के शाही फरमान के बराबर होता था, बिल्कुल निर्विवाद, हर एक शब्द का पालन करना अनिवार्य था। अन्यथा यदि लोग एकजुट न हो और हर कोई अपनी अपनी मनमानी करे तो सेना एक बिखरी हुई अव्यवस्था बन जाएगी। वे साधारण लड़ाइयां भी नहीं जीत पाएंगे, कठिन लड़ाइयों या भीषण संघर्षों की तो बात ही छोड़िए।
कविश ने तुरंत आदेश लिया और 1000 चंद्रमा पर्वत पर युद्ध की तैयारी के लिए निकल पड़ा। उषा ने आर्यन की ओर देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी सी झिझक दिखाई दी। आर्यन, मैंने सेनापति की कला के बारे में थोड़ा ही पढ़ा है, मैं इसमें निपुण नहीं हूँ। उषा को चिंता थी कि उसकी गलतियों के कारण आर्यन की योजना विफल हो जाएगी। इसलिए उसने परेशान चेहरा बनाया, उम्मीद थी कि आर्यन समझ जाएगा। आर्यन मुस्कुराया और बोला, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी सेनापति बनने के मामले में नौसिखिया ही हूँ। लेकिन सभी महारथी शुरुआत में साधारण ही होते हैं। अनगिनत युद्धों का अनुभव करने के बाद ही कोई सच्चा महाशक्तिशाली बन सकता है। युद्ध के मैदान में हम अपने अनुभव की कमी को पूरा कर सकते हैं। युद्ध का भविष्य सेनापतियों के हाथों में है और हमारे लिए ब्लड मार्शल क्लैन के साथ जुड़ना बिल्कुल सही है। लेकिन एक सेनापति के रूप में मेरा दांव केवल सबसे बुनियादी ब्लैक आयरन प्रथम श्रेणी का है, जो केवल 12 लोगों की युद्ध संरचना को नियंत्रित करने में सक्षम है। उषा थोड़ी हिचकिचा रही थी, उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। जनरलों में ब्लैक आयरन रैंक सबसे निचली रैंक है। 12 सैनिकों वाली युद्ध संरचना को नियंत्रित करना शुरुआती स्तर माना जाता है। अमर दुनिया में साधारण कुलीन परिवार जनरलों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि समन्वित मानसिकता वाली सेना को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। अकेले लड़ना, अमर तकनीकों को समझना और एक ही वार में आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर देना ही बेहतर है। ब्लैक आयरन फर्स्ट रैंक तो पहले से ही बहुत अच्छी है। एक आम आदमी को ब्लैक आयरन फोर्थ रैंक, जो जनरल का सबसे निचला स्तर है, तक पहुंचने में कम से कम आधा साल लगेगा और फिर आगे बढ़ने में कम से कम 1 और साल लगेगा। हर तरक्की के साथ कठिनाई बढ़ती जाएगी। ब्लैक आयरन फर्स्ट रैंक तक पहुंचने के लिए ही आप में 40-50 साल के कई अनुभवी जनरलों जितनी ताकत है। आर्यन के सौम्य प्रोत्साहन ने धीरे धीरे उषा के आत्मविश्वास को बढ़ाया। तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं अपने सैनिकों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। उषा ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी सी भींच लीं और उसके बर्फ जैसे सफेद चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव उभर आया। आर्यन ने सिर हिलाया। जल्द ही कविश ने ब्लड मार्शल क्लैन के 500 सैनिकों को भेज दिया। जन्मजात क्षेत्र के शिखर पर सैनिक। आर्यन ने कविश को ब्लैक आयरन फोर्थ रैंक जनरल का स्क्रॉल सौंपा। कविश, इस स्क्रॉल में दी गई युद्ध संरचना में महारत हासिल करने के लिए आपके पास 3 घंटे हैं। आर्यन का लहजा उदासीन था, जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। कविश ने पहले ही कुछ युद्ध संरचना तकनीकों का अध्ययन कर लिया था और हालांकि उसने उनका अभ्यास नहीं किया था, फिर भी उसने सबसे बुनियादी युद्ध संरचना तकनीकों को जल्दी से समझ लिया। कविश ने युद्ध संरचना को विकसित करने के लिए 5 लोगों का चयन किया। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उषा को ब्लैक आयरन फर्स्ट रैंक युद्ध संरचना का एक और स्क्रॉल सौंप दिया। उषा, यह युद्ध संरचना रक्षा के लिए है। इसे काला कछुआ ढाल कहा जाता है, जो ढाल को तब तक बनाए रखने में सक्षम है जब तक कि वह टूट न जाए और सभी हमलों का सामना कर सके। मैंने कविश को जो स्क्रॉल दिया है वह धुंध छाया युद्ध संरचना है, जो एक विशाल धुंध को सभी दिशाओं में फैलाकर दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे कुछ अत्यधिक उन्नत शक्तियों के लिए भी सफलता प्राप्त करना असंभव हो जाता है। एक भ्रम पैदा करने के लिए, एक रक्षा के लिए और मैं आक्रमण के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरी सेनापति साधना लगभग कांस्य प्रथम श्रेणी की है, जिससे मैं 100 लोगों को एक साथ आक्रमण करने के लिए नियंत्रित कर सकता हूँ। जनरलों के बीच कांस्य प्रथम रैंक को पहले से ही एक उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है। 100 लोगों का संयुक्त हमला जनरल की युद्ध शक्ति को सीधे 1 या 2 छोटे राज्यों तक बढ़ा सकता है।
उषा ने जोर से सिर हिलाया क्योंकि उसे लग रहा था कि वह आर्यन के उस पर रखे भरोसे को तोड़ नहीं सकती। सभी ने अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और अपने अपने पदों पर आसीन हुए। आर्यन ने ब्लड मार्शल क्लैन के इन सदस्यों को प्रशिक्षण देना शुरू किया। सैनिकों के बारे में यह कहना आवश्यक था कि ब्लड मार्शल क्लैन सैनिक अत्यंत आज्ञाकारी, मेहनती, परिश्रमी और बिना किसी शिकायत के थे। आर्यन ने इन 500 ब्लड मार्शल क्लैन को विभाजित किया। सैनिकों को 100 छोटे समूहों में विभाजित किया गया और प्रत्येक समूह को ब्लैक आयरन 4th रैंक युद्ध संरचना स्क्रॉल का एक सेट दिया गया। एक पांडुलिपि में 9 युद्ध संरचनाएं थीं, 3 रक्षा के लिए, 3 आक्रमण के लिए और 3 समर्थन के लिए। इससे प्रत्येक छोटे समूह को स्वतंत्र रूप से युद्ध संरचना में संयोजित होने की सुविधा मिली। आर्यन अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षण देते समय संसाधनों के उपयोग में कभी कंजूसी नहीं करते थे। जब तक आप पर्याप्त उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से प्रशिक्षित करूंगा। युद्ध संरचना से संबंधित ये स्क्रॉल ऐसी चीजें नहीं थीं जिन्हें यूं ही हासिल किया जा सके। आर्यन द्वारा 9 युद्ध संरचनाओं को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था और प्रत्येक संरचना के लिए अनुवर्ती कार्रवाई निर्धारित थी। ब्लैक आयरन 4th रैंक में महारत हासिल करने के बाद कोई आर्यन से आगे की युद्ध संरचना संबंधी स्क्रॉल मांग सकता है। इस प्रकार की विकास प्रकार की युद्ध संरचनाएं यदि मानव जाति के नीलामी घर में गिरती हैं, तो प्रत्येक युद्ध संरचना की कीमत करोड़ों आत्मिक पत्थरों के बराबर होगी। समय कम था और काम अत्यावश्यक था। आर्यन ने ब्लड मार्शल क्लैन के इन सदस्यों को साधना के लिए केवल 1 दोपहर का समय दिया। समय समाप्त होते ही आर्यन ने तुरंत पास में ही एक और परिवहन दल को आते हुए देखा। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, 1000 चंद्रमा पर्वत के नीचे घात लगाकर बैठे समुद्री जीवों तक कृषि संसाधन और खाद्य संसाधन पहुंचाना। समुद्री जीवों का सहज लोक, स्वर्ग और पृथ्वी लोक और यहाँ तक कि घूर्णन लोक तक पहुंच जाना। इसका यह अर्थ नहीं था कि वे सांसारिक भोजन से परहेज कर सकते थे और प्रतिदिन उपवास पर जीवन व्यतीत कर सकते थे। इसके विपरीत भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की उनकी आवश्यकता और भी अधिक कठोर थी। साधारण भोजन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। उनके हर कार्य में ऊर्जा और रक्त की खपत होती थी, जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। भोजन के बिना वे जल्द ही भूख से ग्रस्त हो जाते और उनकी आंतरिक ऊर्जा का भंडार समाप्त हो जाता। एक बार जब उनके ऊर्जा भंडार समाप्त हो जाते थे, तो उनकी साधना में गिरावट आने लगती थी और यहाँ तक कि उनकी इच्छा शक्ति भी कमजोर और धुंधली हो जाती थी। इतिहास में एक भयंकर अकाल भी पड़ा था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी लोक के शक्तिशाली प्राणी भी भोजन नहीं पा सके थे और अंततः बड़ी संख्या में स्वर्ग और पृथ्वी लोक के शक्तिशाली प्राणी भूख से मर गए थे। जहां तक सहज लोक और नश्वर प्राणियों की बात है, तो चारों ओर लाशें ही लाशें थीं और अकाल पीड़ितों का शव जमीन पर बिखरा पड़ा था। हालांकि इस परिवहन दल में ज्यादा लोग नहीं थे। ओशन रेस के लगभग 10 ही सदस्य थे, जो सामान से भरी 3 घोड़ागाड़ियों को खींच रहे थे। उन पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें आसानी से मार गिराया गया। महासागर जाति के ये लगभग 10 सदस्य जन्मजात दायरे की तीसरी से 5वीं परत की ताकत वाले थे, जिन्हें महासागर जाति के बीच मामूली सैनिक, जासूस और बलि का बकरा माना जाता था। उनका मकसद वास्तव में भोजन पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्लड मार्शल कबीले के रवैये का परीक्षण करना था। मृत्यु के बाद ओशन रेस के लगभग 10 सदस्य विशालकाय लॉबस्टर और बड़े केकड़ों में परिवर्तित हो गए। आर्यन ने उनके शवों को उबालकर सूप बनाया और उसे अपने पीछे आए सैनिकों के साथ बांट दिया। आर्यन की पाक कला बेमिसाल थी। खाना बेहद स्वादिष्ट और अविस्मरणीय था। इसके अलावा महासागरीय जाति के प्राणियों के मांस और रक्त में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती थी।
इसे खाने के बाद धीरे धीरे इसका शुद्धिकरण करना किसी आध्यात्मिक औषधि के समान था, जो शरीर को पोषण प्रदान करता था और कई दिनों की कठिन साधना के बराबर था। और आर्यन ने सामान के 5 बड़े बक्से भी खोले। अंदर सब तीसरी श्रेणी का स्पिरिट ग्रेन था। इन स्पिरिट ग्रेन का वजन जब थोड़ा सा तौला गया तो कुल 3000 किलोग्राम था, जिसे यदि आत्मिक पत्थरों में परिवर्तित किया जाए तो यह लगभग 30 मिलियन आत्मिक पत्थरों के बराबर होगा। आध्यात्मिक अनाज कोई कीमती वस्तु नहीं है, यह केवल शरीर और रक्त को पोषण देता है, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है और साधना में सहायता करता है। हालांकि इसकी कम कीमत का कारण यह है कि इसकी आवश्यक मात्रा अधिक नहीं होती। आम तौर पर चावल और सब्जियों के एक बर्तन के लिए आधा ताइल द्वितीय श्रेणी का अनाज पर्याप्त होता है, और 3000 किलोग्राम स्पिरिट ग्रेन से एक साधारण छोटे मानव जाति देश की पूरी आबादी एक पूरे वर्ष के लिए स्पिरिट ग्रेन का सेवन कर सकती है। स्पिरिट ग्रेन की यह बड़ी मात्रा स्वाभाविक रूप से काफी मूल्यवान थी। मैं इन अनाजों का इस्तेमाल अपनी टीम के भोजन को बेहतर बनाने के लिए करने की योजना बना रहा हूं। हम दिन रात खेती करते हैं, जिससे हमारे शरीर पर बहुत अधिक भार पड़ता है और हम बहुत अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति चाहते हैं। शांति काल में भले ही ये चोटें स्पष्ट न दिखें, लेकिन एक बार पता चलने पर ये खेती को प्रभावित करेंगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आर्यन की वाणी विशाल थी, जो आत्मा को शुद्ध करती थी। हर ब्लड मार्शल कबीले सैनिक बेहद उत्साहित था। उन्होंने मार्शल दाओ का अनुसरण किया और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मार्शल दाओ की साधना न केवल प्रतिभा और प्रयास पर निर्भर करती है, बल्कि अवसर और धन पर भी निर्भर करती है, जो सभी अपरिहार्य हैं। वे सभी ब्लड मार्शल क्लैन के सबसे निचले पायदान पर थे, जन्मजात साधक थे। मृत्यु तक युद्ध करके और स्वर्ग पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंचकर ही वे अपनी स्थिति में थोड़ा सुधार कर सकते थे और साधना के लिए कुछ संसाधन प्राप्त कर सकते थे। इससे पहले वे केवल अपनी क्षमता का उपयोग करके ही स्वयं को बेहतर बना सकते थे। इस प्रक्रिया में कई लोग असफल हो जाते थे, और यदि वे उन्नति भी कर लेते थे तो वे अपने पीछे ऐसे छिपे हुए खतरे छोड़ जाते थे जिन्हें दूर करना कठिन होता था, जिससे उनकी जीवन अवधि में काफी कमी आ जाती थी। आर्यन का कदम वाकई शानदार था। उसने किसी और की उदारता का इस्तेमाल करके ब्लड मार्शल क्लैन के इन लोगों का पूरी तरह से दिल जीत लिया। आर्यन समझ गए थे कि लोगों का दिल जीतने के लिए केवल खोखले शब्दों का प्रयोग काफी नहीं है, केवल बातें करना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यावहारिक कार्य और दूसरे पक्ष के लिए पर्याप्त लाभ होना आवश्यक है। 3000 किलोग्राम तृतीय श्रेणी का आध्यात्मिक अनाज वितरित किया गया और इन लोगों ने इसे सावधानी पूर्वक संग्रहित किया और धीरे धीरे इसका सेवन किया। यह वस्तु शारीरिक शरीर को नियंत्रित कर सकती है और मांसरक्त को पोषण प्रदान कर सकती है, जिससे यह उपभोग की पूर्ति और छिपे हुए घावों को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम अमर औषधि बन जाती है। इस बार ओशन वर्ल्ड के लोगों ने जासूस भेजे हैं। अगला कदम शायद एक बड़ी सेना का आगमन होगा। वे बिना जवाबी कार्रवाई किए हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। लगातार 2 परिवहन दल नष्ट होने के बाद उन्हें कुछ तो समझ जाना चाहिए था। आर्यन ने स्थिति का आकलन किया और व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया। उसने यह सूचना 1000 चंद्रमा पर्वत को भेजी। ओशन वर्ल्ड की परिवहन इकाइयों पर छोटी टीम का घात लगाकर किया गया हमला एक बार फिर सफल रहा और उसने दुश्मन का सफाया कर दिया। जल्द ही 1000 मून माउंटेन ने चारों ओर से सुरक्षा के लिए विभिन्न इकाइयां भेजी, जिनमें से प्रत्येक इकाई आर्यन की छोटी टीम से कहीं अधिक मजबूत थी। इन सभी इकाइयों में 100 लोग शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक साधारण सदस्य स्वर्ग और पृथ्वी क्षेत्र की साधना रखता था और प्रत्येक टीम का नेता घूर्णन क्षेत्र का एक शक्तिशाली योद्धा था।
कुल 12 छोटी छोटी टीमें एक दूसरे की रक्षा और सहायता कर रही थीं। उन्होंने एक जाल बनाया जिसका उद्देश्य एक ही झटके में महासागरीय जीवों की सभी सहायक सेनाओं को नष्ट करना था। सैन्य रणनीति में भी इसका बहुत महत्व था, किसी स्थान को घेरकर अतिरिक्त सैनिकों पर हमला करना। हालांकि आर्यन ने फिर भी इस लड़ाई में भाग लिया, लेकिन उनकी टीम मुख्य बल नहीं थी, बल्कि एक जासूस के रूप में काम कर रही थी। आखिरकार आर्यन के अधीन केवल 500 जन्मजात साधक ही थे। शक्ति के मामले में वे किसी भी अन्य छोटी टीम से कहीं कमजोर थे। इस बार आर्यन की छोटी टीम को स्काउट के रूप में काम करने की अनुमति देने से दो उद्देश्य पूरे हुए। पहला, आर्यन को परखना और उसकी वास्तविक क्षमता का पता लगाना। आर्यन की उपलब्धियां जितनी उत्कृष्ट होंगी, उसे उतना ही अधिक महत्व मिलेगा। एक और मकसद समुद्री जीवों को भ्रमित करना और उन्हें ब्लड मार्शल क्लैन के घात लगाकर हमला करने के दृढ़ संकल्प को कम आंकने पर मजबूर करना था। जी हाँ, बिल्कुल आधी रात के अंधेरे में। रात अंधेरी थी, हवा जोर से चल रही थी और ठंडी हवा सीटी बजा रही थी। सूखी पत्तियों के गुच्छे हवा में बेतहाशा लहराते हुए आसमान में ऊंचाई तक उड़ रहे थे। ओशन वर्ल्ड से बाहर निकलते हुए जीव सावधानी पूर्वक पथरीले रास्ते पर आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट पत्तों की तरह हल्की थी जो चुपचाप पड़ रही थी। उन्होंने आर्यन की टीम पर घात लगाकर हमला किया। देर रात का समय सबसे अच्छा होता था, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा छाता जाता था, लोगों का मनोबल अनायास ही कम हो जाता था। इस समय सतर्कता कम हो जाएगी और घात लगाकर हमला करने की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि जैसे ही दर्जनों लोग उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां आर्यन की टीम स्थित थी, उनके पैर अभी पूरी तरह से जमीन पर नहीं पड़े थे। बहुत सारी मशालें पहले ही जल उठी थीं, जिससे आकाश जगमगा उठा था और ऊपर चमकते तारों की चमक भी फीकी पड़ गई थी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। खतरे को खत्म करने के लिए तुम आधी रात को छुपकर हमला करोगे। इस बार कविश सत्ता में था। आर्यन और उषा बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे, उनका पता अज्ञात था। क्या आपको लगता है कि आर्यन और उसकी टीम अकेले ही इस चुनौती का सामना कर पाएगी? 1000 मून माउंटेन के लिए ओशन वर्ल्ड के लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। पूरे 1 लाख कुलीन सैनिक, अगर वे सभी यहाँ मारे गए तो वे बुरी तरह कमजोर पड़ जाएंगे। अंधेरे में ब्लड मार्शल क्लैन के रोटेशन दायरे के 2 शक्तिशाली योद्धा गुप्त रूप से पहरा दे रहे थे। सभी की निगाहें चौड़ी हो गईं, उनकी निगाहें तेज और पैनी थीं।